द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त इनको विक्रमादित्य, ठीक है। इनकी एक उपाधि परम भट्टारक, परम वैष्णव, ठीक है, देवराज देवश्री उपाधि, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फाहियान, ठीक है। ये चीन का यात्री था। इसने अपने वर्णन में लिखा हुआ है कि उस समय मध्य देश, यानी जहाँ पे ये लोग शासन करते थे, वहाँ पे शांति थी, ठीक है। फाहियान ने मध्य देश में शांति का उल्लेख किया। फाहियान ने खोतान में 10,000 खोतान में महायान संप्रदाय के 10,000 अनुयायी का उल्लेख किया है, अनुयायियों का उल्लेख किया है। मतलब फाहियान ने कहा है कि उस समय वो जब खोतान से आया था तो वहां पर 10,000 लोग रहते थे, ठीक है। फाहियान ने अशोक के राजमहल का फाहियान ने अशोक के राजमहल का उल्लेख किया है। उसके अनुसार जिसका निर्माण देवताओं ने किया कराया था। फाहियान ने अशोक के राजमहल का उल्लेख किया है। उसके अनुसार राजमहल का निर्माण देवताओं ने, मतलब इतना वो प्रभावित हुआ उसके राजमहल से कि उसने कहा कि देवताओं ने इतना अच्छा बना था। फाहियान ने लिखा हुआ है, ठीक है। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में क्रय विक्रय के लिए, गुप्त काल में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का उपयोग किया जाता था। मतलब कौड़ी, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा सिक्का, तो फाहियान के अनुसार उस समय सिक्के का नाम कौड़िया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है क्या चीज, हाँ, लिख लीजिए। फाहियान अपनी यात्रा के दौरान ताम्रलिप्ति पहुंचा। ताम्रलिप्ति जहां वह 2 वर्ष तक रहा। ताम्रलिप्ति मतलब हो गया बंगाल, ठीक है। देखिए, हमने पहले ही आपको बताया कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म चीन चला गया था, हमने बताया है। और कनिष्क के काल में हीनयान एवं महायान प्रभावित हो गए। देखिए, उसी से प्रभावित होकर फाहियान भारत में आया, ठीक है।
इसने देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है, तो फाहियान को हमने नहीं लिखा है, क्योंकि जब फाहियान ने किसके काल में आया था, और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, इसके बाद, यानी इसने उल्लेख नहीं किया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम बता रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न, यानी 9 विद्वान रहते थे। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 9 रत्न। कालिदास, पहला कालिदास, धन्वंतरी, धन्वंतरी, बारहमिहिर, ठीक है, अमर सिंह, छप्पड़क, शंकु, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, घटकर पर, घटकर पर, वर रुचि, जैसे विद्वान निवास करते थे, वर रुचि जैसे विद्वान निवास करते थे। महरौली स्तंभ तो हमने बता ही दिया है। महरौली लौह स्तंभ से चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख है। उसमें सबसैंधव प्रदेश और बल्क, यानी आज के बैक्टीरिया, सीरिया के पास एक जगह है, उसके विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त ने एक और राजधानी बनाई थी। देखिए, पाटलिपुत्र की राजधानी थी, एक और राजधानी बनाई थी उज्जैन। चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी सांस्कृतिक राजधानी, दूसरी सांस्कृतिक राजधानी उज्जैनी को बनाया था। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी सिक्के चलाए थे। ठीक है, देखिए, शक विजय के दौरान चंद्रगुप्त ने व्याघ्र शैली, शक विजय के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे, सिक्के चलाए थे। अन्य सिक्के धनुर्धारी का, अन्य शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, धनुर्धारी का, छत्रधारी का, धनुर्धारी मतलब हो गया धनुष मार दिए हुए, छत्रधारी मतलब राजा के ऊपर कोई छतरी लगाया हुआ है। ठीक है, पर्यंक का, इसका मतलब हो गया कि कपड़े पहने हुए, कौच, सिंह नियंता का, और अश्वारोही यानी घोड़े के साथ राजा। ये सिक्के चलाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में
उसके शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है। शासन काल की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त के सांची अभिलेख में बौद्ध विद्वान आम्रक देव के नाम का उल्लेख है। जिसने आर्य संघ को पांच गांव दान दिए थे। 5 गांव। एक बहुत विद्वान था आम्रक देव, संसार में मिलता है। गांव दान दिया, 5 गांव के गांव दान दिए। क्या चीज? ये सिक्के समुद्रगुप्त के अलग सिक्के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के अलग है। संधु थोड़ा सा मिलते जुलते हैं, कुछ सिक्के अलग टाइप के। देखिए अंतर क्या है, गरुड़ प्रकार का है और क्या अंतर है, अश्वेत प्रकार। देखिए अंतर क्या, देखिए गरुड़ है, वीणा है। अब देखिए ये क्वेश्चन अब आगे वाले ने पूछ ले कि चंद्रगुप्त ने इनमें से कौन सा सिक्का नहीं चलाया था, पूछ लेगा तो आप गरुड़ मान दीजिएगा, वीणा। ये चीज बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये आप वीणा बजाते नहीं चलाया, ये नहीं चलाया, ये नहीं सिखवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि शक विजय के दौरान चंद्रगुप्त ने कौन सा सिक्का किसके आकार का, किसकी आकृति बनाई थी, शेर की, व्याघ्र, इसलिए हमने उसको लिखाया है। ठीक है, तो ये सिक्के, इन लोगों के सिक्के मिले हैं बहुत अधिक। ठीक है, सबसे ज्यादा सिक्के तो कुमारगुप्त के लिए। ठीक है, अब अगला हम आपको कुमारगुप्त के बारे में लिखवा रहे हैं। कुमारगुप्त, ठीक है, इनका काल आप लोग नोट कर लीजिए, 415 से 455 ईस्वी। इनकी माता का नाम ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामी, माता का नाम शॉर्ट में ध्रुव देवी। इनके एक छोटे भाई का उल्लेख मिलता है, गोविंद गुप्त। छोटा भाई हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन, गोविंद गुप्त। सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर इन्हीं के काल में मिला है। कहां से? बयाना। बयाना कहां है? भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले में बयाना है। सिक्के का सबसे अधिक ढेर कहां से मिला? शॉर्ट में बताते हैं बयाना। बयाना कहां है? भरतपुर जिला। भरतपुर जिला जाने लगी राजस्थान में। सबसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक भीड़ किसके काल में आए, तो आप लोग मानिएगा कुमारगुप्त। सबसे अधिक सिक्का हमने बताया कि इनके काल में मिला है। लेकिन जो सिक्का सबसे अधिक मिला है वो किस आकृति? मयूर, मोर आकृति का। सबसे अधिक सिक्के मोर आकृति के मिले। मोर या मयूर आकृति है। इनके काल में भी विदेशी जातियों ने आक्रमण शुरू किया। अंतिम समय में जब कुमारगुप्त का चल रहा है तो भीतरी यहाँ से
गाजीपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भेटी नामक स्थान है, वहाँ से एक अभिलेख में मिला है एक विदेशी जाति पुष्यमित्र, लेकिन भीतरी अभिलेख से पुष्यमित्र नामक जाति के आक्रमण का उल्लेख, आक्रमण का उल्लेख देखिए, कुमारगुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, तो इसको लिख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। ताम्रपत्र यानी तीन ताम्रपत्र बहुत प्रसिद्ध मिले हैं। तांबे का एक पत्र मिला है, उसमें अलग अलग चीज, तो ये 3 ताम्रपत्र है। बहुत क्वेश्चन इसमें आता है। पहला है धन दे ताम्रपत्र, भूमिदान का उल्लेख, धन दे ताम्रपत्र, भूमि दान का उल्लेख ये मिला है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश जो वर्तमान में है, वहाँ राजशाही जिला है, वहाँ से ये ताम्रपत्र मिला है। इससे यह पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में भूमि दान दी जाती थी, लेकिन ये प्रथा भूमि दान की कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले किस इतिहास में भूमि दान की सातवाहन, उसको भूलिए मत, बिल्कुल मत भूलिए, हर क्वेश्चन छुपा हुआ है अपने उत्तर में। ठीक है, सातवाहन वंश में सर्वप्रथम लिखित रूप से भूमि दान, यही सातवाहन से शुरू हो गया। हम देखते हैं कि कुमारगुप्त ने भी अपनाया, उनके धन दे ताम्रपत्र पे ये लिखा हुआ है कि एक हरिस्वामी नामक इनने भूमि नाम दिया। ठीक है, धन दे ताम्रपत्र। इसी प्रकार दामोदरपुर ताम्रपत्र, दामोदरपुर ताम्रपत्र। ठीक है, इस ताम्रपत्र से कुमारगुप्त का प्रशासन, देख लीजिए, प्रशासन का उल्लेख मिलता है। दामोदर, जहां से प्रशासन का उल्लेख मिलता है, इस क्षेत्र को पुंडवर्धन कहते थे, को पुंडवर्धन कहते थे तथा यहाँ का राज्यपाल चिरादत्त था। ये चिरादत्त लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ का राज्यपाल चिरादत्त है। ठीक है, और इस प्रदेश को पुंडवर्धन कहते थे। और यहाँ पता चलता है कि कैसे प्रशासन चलाया जाता था कुमारगुप्त के काल में। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा था बेग्राम ताम्रपत्र। ये सब बांग्लादेश में है। बेग्राम ताम्रपत्र, मंदिर को भूमिदान दिए जाने का उल्लेख। यहां देखिए पता चलता है ये अलग अलग चीज है। ये मंदिर है, यानी मंदिर को भूमिदान दिया जाता था। यहाँ प्रशासन है दामोदरपुर में, और धनदेव में भूमिदान का उल्लेख।
ठीक है, अलग अलग है, ये क्वेश्चन आता है घुमा के, ठीक है, पूछेगा कि मंदिर का मैं को भूमि दान किससे दिया, तो आप लोग बैकग्राउंड दान पत्र, ठीक है, इस तरीके के आएगा। देखिए हमने भी बताया कि कुमारगुप्त के जो सिक्के मिले हैं सबसे अधिक मयूर आकृति के मिले हैं, ठीक है, लेकिन जैसे समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करते हुए सिक्का चलाया था, वैसे ही कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया था। तो लिख लीजिए, समुद्रगुप्त की तरह कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध प्रकार का सिक्का चलाया। समुद्रगुप्त की तरह कुमारगुप्त ने भी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनके और भी सिक्के के प्रकार हैं। कार्क के प्रकार, गजारोही प्रकार, गजारोही मतलब हाथी की आकृति के, और बाकी जो कॉमन है धनुर्धारी, अश्वारोही, और व्याघ्र, ठीक है। इनका देखिए दो चीज अलग देता है, मयूर, कार्तिकेय और गजर, ये थोड़ा इनका अलग है, ठीक है। कुमारगुप्त के बाद गद्दी में बैठते हैं इनका काल है 455 से सिर्फ इन्होंने 12 साल 467 ईस्वी। एक नहर की शुरुआत की थी एक राजा ने, जो कि जूनागढ़ में है। उस नहर का क्या नाम था? उस एक झील बनवाई थी किसने बनवाई? किसने बनवाई? सबसे पहले किसने बनवाई थी? सबसे पहले नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था, उसका नाम था सुदर्शन झील, ठीक है। ये झील पे नहर यानी बांध बनवाया अशोक, ठीक है। अशोक के समय झील टूट भी गई थी तो उसने ठीक कराया, ठीक है। और फिर रुद्रदामन गद्दी पर बैठा शक वंश का, उसने भी इस झील की मरम्मत की, ठीक है। अंत में स्कंदगुप्त के काल में पूर्ण रूप से मरम्मत कराई है, ठीक है। तो लिख लीजिए, स्कंदगुप्त के काल में गिरनार के प्रशासक, गिरनार के प्रशासक गिरनार के प्रशासक चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। सुदर्शन झील या बांध का पुनर्निर्माण कराया था। पूर्ण नामक विदेशी जाति थी, ठीक है, सर्वप्रथम इसी के काल में। लिख लीजिए, भीतरी अभिलेख से पता चलता है भीतरी अभिलेख से
पता चलता है स्कंदगुप्त के काल में हूण नामक विदेशी जाति ने आक्रमण किया। जिसका नेता कुशनेवाज था, जो नेता था कुशनेवाज। स्कंदगुप्त ने भी उपाधि धारण की, ठीक है। सक्रादित्य लिख लीजिए। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की। सक्रादित्य की उपाधि धारण की। 400 इन्होंने एक राजदूत भेजा चीन में, ठीक है। चीन से संबंध स्थापित किया, चीन में अपना एक राजदूत। 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने 466 में लिया, 466 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने चीन के सम्राट सांग, चीन के सम्राट सांग के काल में अपना दूत भेजा। अपना दूत भेजा, सांग, ठीक है, दूत भेजा। किसका? नहीं, दूत का नाम तो नहीं पता चलता है। दूत का नाम पता चलता तो जरूर लिखवाते, ठीक है। जो चीज नहीं मालूम है, दूत का नाम अभी तक पता नहीं चला है। अगर पता चल जाएगा तो जरूर लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से, स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख से कहोम अभिलेख से उसके सक्रादित्य की उपाधि धारण करने का उल्लेख होता है। स्कंदगुप्त द्वारा चलाए गए प्रमुख सिक्के विरसक शैली के सिक्के। स्कंदगुप्त के काल में सिक्के में सर्वाधिक मिलावट होने लगी। स्कंदगुप्त के काल में अभिलेख में गुप्त की वंशावली घटोत्कच से मानी जाती है। मतलब सूतिया एक अभिलेख मिला है, उसमें ये लिखा है कि गुप्त वंश का प्रारंभ घटोत्कच से।
वास्तव में गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, ठीक है, सिक्कों में श्रीगुप्त मिला है, ठीक है। तो लेकिन स्कंदगुप्त के एक अभिलेख में मिला है, पूछता है क्वेश्चन कि किस अभिलेख से? सूफिया अभिलेख से। ये सूफिया अभिलेख मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, जहाँ से ये लेख मिला हुआ है। इस लेख से यही पता चलता है कि गुप्त काल की शुरुआत हुई थी घटोत्कच से, लेकिन वास्तव में जब सर्वेक्षण हुआ तो इससे ये ज्ञात होता है कि नहीं, श्रीगुप्त ही गुप्त वंश का स्थापना की थी, ठीक है। देखिए, स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश का पतन शुरू हो जाता है, ठीक है। जो शासक थे वो बहुत वीर नहीं थे, ठीक है। परवर्ती यानी बाद के जो शासक थे वो बहुत कमजोर नहीं थे, ठीक है। इसमें कुरुगुप्त, बुद्धगुप्त और नरसिंह बाला, ठीक है। तो लिख लीजिए, स्कंदगुप्त के बाद कुरुगुप्त, ऐसे लिखिएगा, स्कंदगुप्त के बाद कुरुगुप्त 467 से 473 ईस्वी, बुद्धगुप्त 476 से 495, नरसिंह बाला बुद्धगुप्त जो है 73 से होना चाहिए, 76 पे है। 3 साल के बीच में क्या हो सकता है? 73 से होना चाहिए। नहीं, 3 साल का इतिहास नहीं मिला होगा, इसलिए 476। देखिए, हम आप लोग बता देते हैं, कभी कभी गैपिंग मिल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसके बाद कोई शासक था कि नहीं था, कभी कभी कंफ्यूजन, इसलिए 476 से 495, 495। इसके बाद नरसिंह बाला जो हमने लिखा है 495 से 510 ईस्वी। ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे, गुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह बाला, ठीक है। ह्वेनसांग एक यात्री था, वो आया था किसके कारण? हर्षवर्धन। उसने उसी ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा, ठीक है, ह्वेनसांग। उसी ने, वैसे तो उसने एक शब्द में लिखा है सक्रादित्य ने बनवाया, लेकिन सक्रादित्य मतलब स्कंदगुप्त ने नहीं, वास्तव में कुमार नाम ने बनवाया था। उसने गुप्त वंश के एक शासक के बारे में लिखा है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बुद्धगुप्त। लिख लीजिए, ह्वेनसांग के अनुसार बुद्धगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तथा उसने नालंदा महाविहार को दान दिया था। महाविहार को दान दिया था। नालंदा जो बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय था, उसको उसने दान दिया था, ठीक है। नरसिंह बाला गुप्त ने गूढ़ शासक मिहिरपुर को पराजित किया था। लिख लीजिए, नरसिंह बाला गुप्त ने गूढ़ शासक मिहिरपुर को पराजित किया था। गूढ़ शासक मिहिरपुर को पराजित किया था। इसके बाद एक शासक बैठता है भानु। लिख लीजिए, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के काल में सर्वप्रथम सती प्रथा
आपका लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख से मिलता है। इंसान को साठ मुनि तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। इंसान को साठ मुनि भी कहा जाता था। साठ मुनि तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को साठ मुनि कहा जाता है। वो तो एक वंशावली से संबंधित हो गया था। ठीक है। और ये हमने देखिए इस एरण अभिलेख में भानुगुप्त का भानुगुप्त के एक सेनापति का नाम था वो हुणों में आक्रमण पे मारा गया। उसकी पत्नी जो है जन्म ली थी। ठीक है, यहीं से माना जाता है कि भारत में सती प्रथा का प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये अभी तक सती प्रथा का किसी भी काल में उल्लेख नहीं है। कोई कहे वैदिक काल नहीं है, ऋग्वैदिक काल नहीं है, मौर्य काल नहीं है, यानी हमको गुप्त काल में ही सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके पहले नहीं मिला है। देखिए इसके बाद छोटे छोटे शासक हुए। अब कोई बहुत इम्पोर्टेंट शासक नहीं थे कि जिनका इतिहास में बहुत ज़्यादा नाम हुआ हो, इसलिए आप लोग लिख लीजिए कि गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। देखिए यहाँ ये गुप्त वंश का शासक हुए थे जिन्होंने इतिहास में काम किया, उसका उल्लेख किया गया। अब हम आपको बताते हैं इनकी संस्कृति और कला बहुत प्रसिद्ध है। गुप्त काल में हम बता चुके हैं कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की कला इनकी है। पहले हम लोग देखते हैं कि प्रशासन कैसे चलाते थे। ठीक है, जैसे हमने मौर्य काल में प्रशासन का किया था। ठीक है, तो मौर्य काल में प्रांतों को किसमें बांटा गया था? मंडल को क्या कहा जाता था? प्रतिष्ठा। मौर्य काल में प्रांत को मंडल कहा जाता था, प्रतिष्ठा। मंडल को जिला, जिला को आहार या जिला को किसको स्थानीय द्रोण को यही बता था। ये तो हमको पुराना हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, लेकिन गुप्त काल में थोड़ा सा हटके था। गुप्त काल में कैसा विभाजन हुआ था? सम्राट था, यहाँ प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, लेकिन पूरा साम्राज्य था। साम्राज्य मतलब ऐसे समझिए हमारा देश भारत, ऐसे तुलना करिएगा, नहीं समझ में आता तो ऐसे ये पूरा साम्राज्य गुप्त काल में भारत को फिर किस में बांटा गया? राज्यों में, है ना, राज्य। तो राज्य यहाँ अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही गुप्त काल में राज्य थे। राज्य को कहा जाता था ग्राम या भुक्ति। फिर भुक्ति का विभाजन हुआ था सीधे जिले में, मंडल नहीं था। ठीक है, इसको भुक्ति या देश भी कहा जाता था, प्रांत को या अवनी भी कहा जाता था। अब देखिए हम मौर्य काल में जब देखते हैं तो मंडल यहाँ पे राज्य में मंडल बटा है ना, लेकिन गुप्त काल में मंडल नहीं। आप देखें यानी जिला आ जाता है। ठीक है, जिला को विषय कहते हैं। आपको ऐसे बना दीजिए इसका फिगर, विषय के बाद वीत ऐसे बना दीजिए। फिर पैट ऐसे बनाइए, एरो तो बता देते हैं। फिर ग्राम, देखिए जिला, ये जैसे तहसील, ये जैसे मान लीजिए आप तहसील को ब्लॉक कह सकते हैं, और ये
ठीक है, ऐसे ये बटा हुआ था, समझ में आया? जो आज हम प्रशासनिक देखते हैं क्या है, वो उस समय देखिए विषय यानी जिला होता था, विधि यानी तहसील होता था, ठीक है, ये और पेड़ उससे नीचे, ठीक है, और ग्राम पेड़ के नीचे, ये उनका प्रशासनिक विभाजन था। इस समय जैसे अधिकारी लोग हैं वैसे उस समय भी अधिकारी लोग थे। ये तो हमको मौर्य शासन से ही पता चल गया था कि अधिकारी मौर्य काल में हमने लिखाया था कि 18 तीर्थ होते थे, 26 अध्यक्ष थे, मंत्रणा हमने बताया था, ठीक है, बताया था ना? तो हाँ, बैठ है, बैठ के ऊपर वो तो हमने तुलना करके बताया है, उसको मत लिखिएगा, वो तो आज के संविधान में पता नहीं स्टेट क्या होता है, तो ब्लॉक से समझ जाएंगे कि मतलब उस पे देखिए उस समय प्रशासनिक अधिकारी, और हम गुप्तकाल के प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं गुप्तकाल में बताते हैं, प्रशासनिक अधिकारी कुमारामात्य, ये उस समय का बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, ये प्रांतीय अधिकारी, उच्च पदाधिकारी, प्रांत का उच्च अधिकारी, ये प्रांत का, ठीक है, कुमारामात्य, या इसको सचिव भी कहते थे, ठीक। महासेनापति, महासेनापति ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, ठीक है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी। महादंड नायक, ये युद्ध का मंत्री होता था, महादंड नायक, युद्ध का मंत्री। महासंधि विग्रही, महासंधि विग्रही, महासंधि विग्रही, युद्ध का मंत्री, महानायक, युद्ध का मंत्री को महादंडायक। महासंधि विग्रह ये विदेश मंत्री होता था, शांति या विदेश मंत्री, शांति या विदेश का मंत्री। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि क्या नाम है? हरिसेन, वही था, हरिसेन को यही पद मिला था, संधि विग्रही। और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी संधि विग्रह, लिख लीजिए, इसको लिखवा देते हैं, इसी के नीचे लिख लीजिए, आपको याद रहेगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन तथा चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन संधि महासंधि विग्रह के पद पर था। दंड मासिक पुलिस विभाग का अधिकारी, पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी। दंड पासिक, दंड कौन देता है? पुलिस, दंड पासिक, ठीक है, पुलिस विभाग का उच्च अधिकारी। चार्ट एवं हाट, हाँ, ये छोटे पुलिस कर्मचारी। ये जो
दिखाने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। निर्वाधिकरण, भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी, महाच पटलिक, महाच पटलिक राजकीय दस्तावेजों को लेखबद्ध करने वाला अधिकारी, लेखबद्ध करने वाला अधिकारी, कर्णिक भूमि आलेख को लिखने वाला अधिकारी, न्यायाधिकरण, भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाला अधिकारी, महाधिपति, हस्त सेना का अधिकारी, हस्त मतलब हाथी, नगर का बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, अग्रहारी यानी दान, अग्रहार मतलब होता था वह भूमि जिसको दान दी जाती थी, ऐसी भूमि को अग्रहार भूमि का प्रकार होता था। भूमि के कई प्रकार होते हैं। अग्रहार ऐसी भूमि जो दान के लिए सुरक्षित रखी जाती है, उसको अग्रहार कहते हैं, और उसको देने वाला विभाग दान विभाग, ठीक है। इसलिए आप बोले देखिए ये पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुप्त काल में इस तरह के अधिकारी होते थे, जैसे ध्रुवाधिकरण, ठीक है, ये भूमि कर वसूल करने वाला अधिकारी,
महास्फटिक ये राजकीय दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको लेख करने वाला अधिकारी कर्णिक, भूमि आलेख, जैसे आजकल लेखपाल या कानून वो सब लोग लिखते हैं ना, वैसे ही कर्णिक का काम था। ठीक है। न्यायाधिकरण, भूमि संबंधी, उस समय भूमि पर विवाद होता था तो न्यायाधिकरण बैठता था। ठीक है। भूमि संबंधी ये महापीठपति, ये हस्त सेना यानी हाथी की जो सेना थी उसका उत्तराधिकारी था। और ये पुरपाल, नगर का प्रमुख अधिकारी को कहते थे। पुस्तपाल जो कार्यालय को, जैसे लिपिक लोग रहते हैं, क्लर्क लोग रहते हैं, ठीक है, वैसे ही उस समय पुरपाल नामक अधिकारी थे। पुस्तपाल अगर हारी कभी मैं आपको बता दें तो ये उस समय इंपॉर्टेंट अधिकारी थे। ठीक है। न्याय प्रशासन, देखिए गुप्त काल में किसी न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है। तो न्याय होता क्या था, जो पुस्तक पे विद्वानों ने लिखा था, कई लोगों ने उस काल के जो जिन्होंने लिखा था उसी आधार पर न्याय सुनाया जाता था। कोई न्यायालय नहीं था। लेकिन हमने पढ़ा है कि मौर्य काल में तो न्यायालय था। कौन था न्यायालय मौर्य काल में? मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक होता था फौजदारी, जिसको कंटक शोधन कहते थे, और दीवानी जिसको धर्म दिया जाता है। ठीक है। लेकिन गुप्त काल में हमको न्यायालय का नहीं उल्लेख होता है। लेकिन उस काल के कई विद्वान थे जिनकी पुस्तक में को मतलब जिन्होंने एक नियम बना दिया था, उस नियम के आधार पर न्याय दिया जाता था। उस काल के जैसे बृहस्पति, नारद और वात्स्यायन जैसे कुछ थे विद्वान, उन्हीं की पुस्तक चलती थी, उसी आधार पर न्याय दिया जाता था। ठीक है। क्या चीज? हाँ, अभी हम बताते हैं कई विद्वान थे, उनके वो थे। विष्णु शर्मा बाद में ऐसी पंचतंत्र का कई बार अरबी में, फारसी में अनुवाद, सबसे ज्यादा अनुवाद जो विदेशी उसमें पंचतंत्र। ठीक है। लिख लीजिए गुप्त काल में, देखिए व्यापारी, व्यापार लिख लीजिए। गुप्त काल में नगर में रहने वाली समिति को, नगर में रहने वाली समिति को पूग कहते थे। नगर में रहने वाली व्यापारी की समिति को पूग कहते थे। पूग कहते थे। पूग कहते थे। ठीक है। अब आते हैं, देखिए यहाँ की सामाजिक स्थिति हमने बताया है। देखिए सामाजिक स्थिति पता, फायानी लिखता है कि वहाँ पे कोई दंड नहीं दिया जाता, कोई दंड, यानी उस समय वहाँ मृत्यु दंड नहीं था। ठीक है। और मध्य देश में पूरी शांति व्यवस्था थी। कोई भी गुप्त काल में, जबकि मौर्य काल में तो मृत्यु दंड भी दिया जाता था। किस लिए दिया जाता था? करना याद है, ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। लेकिन गुप्त काल में ऐसे पूछा जाता है कि किस काल में मृत्यु दंड नहीं था, किस साल में शांति थी। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि गुप्त काल में मृत्यु दंड नहीं था। फायान ने जो लिखा है उनका इतिहास पढ़कर ये ज्ञात होता है कि नहीं, वहाँ पर मृत्यु दंड, शांति थी। ठीक है। समाज में सभी वर्ग लोग शांति व्यवस्था रहते थे। कोई मतलब ऐसा, इसीलिए इस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि चारों चीज का विकास होता है। आगे कल हम आपको इसका जो थोड़ा सा जो भी पोर्शन बताया हुआ है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति, उसका उल्लेख कल होता है। ठीक है।